GTV में इस्लामाबाद स्टूडियो से मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। कोशिश होती है और ये रवायत बरकरार रही कि कल भी मैंने बजट कौमी असम्बली में और फिर सेनेट में देखा। जैसे मैंने कहा कि दफाई बजट में वजह तौर पर जो 20% इजाफ़ा किया गया है जिसकी तवक्को की जा रही थी, और टोटल अगर आप एक ज़रा सी नज़र डाल लें कि हुकूमती अखराजात की 16,286 अरब, जिसमें दफाई बजट तो मैं कह ही चुका हूँ 25,050 अरब, और ये जो टोटल जो मैं आपसे बता रहा था कि बजट खजारा वो 17,573 अरब का जो बजट है उसमें 6,500 का खसारा बरकरार रखा। तरक्याती मनसूबों के लिए पता नहीं कहाँ जाते हैं 1,000 अरब रुपये गए। फिर वसूली के भी बड़े दावे किए गए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का 6 अरब का, और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तकरीबन 2 अरब 17 करोड़ रखा गया। नैब पता नहीं कितनी रिकवर करता है, उसके लिए 7 अरब 41 करोड़, कौमी असम्बली के लिए 16 अरब 29 करोड़, सेनेट के लिए 29 अरब। तो ये एक ज़रा सी झलकियाँ हैं, वरना तो एक पूरा अदाद-ओ-शुमार का अंबार है। अभी जो मैंने आपको अदाद-ओ-शुमार बताए बजट के, हालांकि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, वो भी सियासत का कुछ मईशत पे बिल्कुल दरक नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि शाहिद अली हबीब साहब को रहमत दूँ। इनकी आरिफ हबीब साहब और इनकी फैमिली से मेरे बड़े न्याज़मंदी के ताल्लुक़ हैं। इसी तरह मैं खूब फ़ारूक सलीम साहब जो अदाद-ओ-शुमार देते हैं उनको जो है, जिस तरह वो बच्चे नकल वकल करते हैं ना, उसको मैं इनको नकल कर लेता हूँ, फिर खूब रोप देता हूँ लोगों को अपने के जी मुझे इतनी दरक इस पर हासिल है, और ख़ासे लोग मरूब भी हो जाते हैं। तो मैं पहले अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूँ, और जल्दी से मैं पहले शाहिद अली हबीब साहब से पूछ लूँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी निस्फ बजट तो कर्ज़ों में चला गया, बाकी सूबों में चला गया, कोई 30% बचा, वफाक में बचा नहीं। हर बार सबको पता है बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर 550 अरब 6.5 का खसारे का बजट, और वैसे भी हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन मजमूई तौर पर आप समझते हैं कि आरिफ हबीब साहब, आप तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़े इदारे हैं, एक लफ्ज़ हो गया ताजिर दोस्त या वो, इसमें किस पर बोझ पड़ेगा, किसको रिलीफ मिलेगा, हम किस तरह देखें शाहिद अली हबीब साहब? सलामकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, इसमें मुजाहिद साहब, डेफिनेटली इस बजट में जो है वो एडिशनल बर्डन नहीं लगाया गया है ओवरऑल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। अगर आप देखें तो इसमें जो इस दफ़ा का एफबीआर टैक्स रेवेन्यू जो है वो 14.1 ट्रिलियन का है, जो कि 2.2 ट्रिलियन ज़्यादा है पिछले FY25 के रिवाइज नंबर से। और जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफ्टर 2003 हमारा बजट डेफिसिट जो है वो 5 ट्रिलियन का रखा गया है, विच इज़ 3.9% ऑफ द जीडीपी, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट जीडीपी सिंस 2003। तो जाहिर है जो जो फोकस है वो फिजिकल कंसोलिडेशन के ऊपर है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर है, और इन सब चीज़ों के ऊपर इनका फोकस है। और जो है वो ऑलरेडी टैक्सेस इतने लगे हुए हैं ओवरऑल इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर कि एडिशनल बर्डन की अब गुंजाइश नहीं थी। तो सैलरी के ऊपर भी थोड़ा सा इंडिकेटिव रिडक्शन किया है, इतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं है लेकिन इंडिकेटिव रिडक्शन है। नए सेक्टर को ज़ाहिर है रिटेलर्स और होलसेलर्स को डाला नहीं गया उस तरीके से जिस तरीके से डालना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, इनको एक्चुअली किसी न किसी तरीके से लगाएंगे सच दैट कि वो उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि 5 लाख जो है अभी तक रजिस्टर्ड हो गए हैं, 1 मिलियन तक जो है वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो इसके बाद जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अदरवाइज बेहतर तो ये होता कि अगर उनके ऊपर भी 4.1 मिलियन जो है वो कनेक्शन है, कमर्शियल कनेक्शन है, और उनके थ्रू ही अगर वो लगा देते, महीने का 5,000 या 10,000 लगा देते, तो अच्छा खासा 250-500 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता। तो मेरा ख्याल से ओवरऑल बजट को अगर देखा जाए तो कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा है, जो ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर अच्छा है बिकॉज वो ऑलरेडी उनके ऊपर और टैक्स नहीं लगाया गया। जो है हमारे डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, ऑलरेडी जो ऑलरेडी है। इसके अलावा ठीक है शाहिद अली थोड़ा अली सा शाहिद भाई, आपसे तो ये लगा कि मजमूई तौर पर अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपकी बिरादरी मुतमईन होगी। फ़ारूक सलीम साहब, मैंने पहले भी कहा तालिब इल्म अदाद शुमार का आदमी नहीं हूँ। मोहतरम शाहिद अली हबीब साहब, आपको पता है आरिफ हबीब साहब
के ग्रुप और फिर उनसे। जी, आप क्या कहेंगे फ़ारूक सलीम साहब, जो शाहिद भाई कह रहे थे? जी मुजाहिद साहब, पिछले 15 साल से बजट जी फ़ारूक सलीम समझने साहब। की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ। 15 साल मैंने इसलिए कहा कि 15 साल पहले फ़ारूक सलीम साहब का बुनियादी आवाज़ आ तरीन रही है मेरी? पास। जी मुझे आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही? जी फ़ारूक साहब, आप सुन पाए शाहिद हबीब साहब को? जी जी बिल्कुल सुन लिया। जी फरमाइए। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आपकी आप, जो आवाज़ आ शाहिद रही थी, अब गायब शाहिद हो गई। शाहिद हबीब साहब जो कुछ फरमा रहे थे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो मजमूई तौर पर मुतमईन नजर आ रहे थे इन आदाद शुमार से। जी अगर एक जुमले में आप कहते हैं बजट को, मेरे नज़दीक तो आप समझिए कि न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। अच्छा। ओवरऑल न्यूट्रल रहा, लेकिन कुछ इसमें पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं। कोई भारी भरकम किस्म का किसी के ऊपर टैक्स नहीं नया लगा, कोई नया बहुत बड़ा टैक्स नहीं लगा। जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ मिली है, बहुत थोड़ी सी मिली है। जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, प्रॉपर्टी का सेक्टर है, उसको काफी सारी रिलीफ मिली है। लेकिन वही आई थिंक स्लाइटली पॉजिटिव की तरफ इसकी सिमत है। जिस चीज का जिक्र नहीं किया गया वो है हुकूमती नुकसानात और हुकूमती अखराजात। ठीक। उसका जिक्र तो खैर किया गया, वजीर खजाना साहब ने कहा कि 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है, जिसका मतलब है कि हुकूमत को पता है कि ये पीआईए और पाकिस्तान स्टील और पास्को और ये बाकी जो इदारे हैं वो नुकसान कर रहे हैं। लेकिन कदम क्या उठाना है, इकदाम क्या उठाने हैं, उसके हवाले से बजट में कुछ नहीं है। मैं जो बजट स्टेटमेंट है उसमें टैक्स का लफ्ज जो है उसको गिन रहा था मुजाहिद साहब। टैक्स का लफ्ज कोई तकरीबन 70 दफा आया, यानी कि सारा का सारा फोकस टैक्स 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 के ऊपर है। और मैं ये समझ पाया कि अगर आपने ये सब कुछ टैक्स 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 करना है और फिर वो टैक्स इकट्ठा करके आपने पीआईए में डबोना है, आपने बिजली के सेक्टर में नुकसान करना है, आपने गंदम के सेक्टर में पास्को को देना है, वो गंदम खरीदनी है, फिर वो साल के आखिर में पता चलता है कि सारी गंदम जो है वो चूहे खा गए हैं। तो ये सेनेट स्टेट ओन एंटरप्राइज का जिक्र किया गया, लेकिन कोई इकदाम उस सिमत में उसको दुरुस्त करने में नहीं बताया गया। तो जोर टैक्स 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 के ऊपर है। और फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मेरी जिंदगी गुजर गई इस मुल्क में, मुझे कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आया जो टैक्स नेट में ना हो। मुजाहिद साहब, अगर आपका कोई जी। जानने वाला हो तो टैक्स नेट में ना हो। जी हाँ। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देता है। आप डायरेक्ट टैक्स नहीं देता तो आप इनडायरेक्ट लगाते हैं, और कोई 70% तो वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स है, टोटल बड़ा टोटल जो वो हुकूमत लगाती है। तो मुझे तो ऐसा कोई पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल फोन ना हो, जो सिम ना खरीदता हो, ऐसा पाकिस्तानी जिसने जिंदगी में पेट्रोल या डीजल ना खरीदा हो, ऐसा पाकिस्तानी जिसके घर में गैस का बिल मीटर ना लगा हो, वो पाकिस्तानी जरूर हो सकता है जो टैक्स नेट में ना हो। जी शाहिद अली साहब, आप जो अभी फ़ारूक साहब इशारा कर रहे थे, मतलब 800 अरब रुपए आप ये जो किससे लेके दे रहे हैं स्टील मिल को, आपसे एक रुपए का आपसे निचकारी नहीं हो सकी पिछले एक साल में? पीआईए को खसारा खिलाए जा रहे हैं, स्टील मिल को आप खिलाए जा रहे हैं, वापडा को खिलाए जा रहे हैं, रेलवे को खिलाए जा रहे हैं। 800 अरब रुपए तो ये हो गए। दूसरे, आप ये कैसे आज तक है कि कुर्बानी तो हुक्मरान देता है, अशराफिया देता है? और शहबाज शरीफ साहब ने कहा भी कि बताइए आप, कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह डबल, सेनेट के अरकान की तनख्वाह डबल, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों की और नैब के और जो इदारा उठा लें, तमाम जो है खराजात उन्हीं के में इजाफा हुआ होगा। और मुझे बता दें, तनख्वाहदार तबके से आप 500 अरब रुपये खींच लेते हैं। शाहिद हबीब साहब, देखिए मुजाहिद साहब, जो ये बात कह रहे हैं ना आप, ये बात खत्म होने वाली ही नहीं है ना, इसलिए कि ये तो जिंदगी भर हमने पीआईए डिस्कोर्स की हमने बात करी है। अगर हम यही बात करते रहेंगे तो फिर बात स्टार्ट ही नहीं होगी कहीं से ना। तो वो तो इसका हमें हल तलाश करना है, और हल तलाश ये करना है कि इसका हल नहीं पीआईए है जो मसला, सेक्रीफाइस देना हुक्मरान। आपको कौमी असम्बली सेनेट में हम लोग क्यों भेजते हैं? इसलिए जो हमारे वोटों से नहीं आप सर, जाते हैं, तो सेक्रीफाइस आप उन लोगों का जो हमारी 80% लोग हैं उनका राइट नहीं देंगे? मुजाहिद साहब, मेरी बात सुने ना। सेक्रीफाइस हमारी
मुल्क में लोगों ने क्या दी है, हमने तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में ही जो सेक्रीफाइस दी है। तो फारूक साहब कह रहे हैं कि हर कोई बूढ़ा जवान अगर टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स बाय द वे इस दफ़ा का 7.2 है और 6.9 जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो करीब करीब ही है, कोई दूर नहीं है, दोनों बराबर बराबर के करीब हैं। लेकिन ये नहीं होता कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपने दे दिया तो आपकी डायरेक्ट टैक्स में छुट्टी हो गई। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ट्रेडर्स और होलसेलर्स और ये सब 4.1 मिलियन कमर्शियल कनेक्शन है, ये लोग टैक्स ही नहीं देते। आप मतलब आप मेरा ख्याल से तो मुजाहिद साहब आपको और फर्दू साहब आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि यार ये मिफ्ता साहब ने किसी ज़माने में शायद फैसला किया था, कुछ किया भी था स्टेप, और इसके बाद वो रोल बैक हो गया। तो ये इसको जो है वो 5,000 या 10,000 महीने का क्या इनको टैक्स भारी पड़ता है, जो दूसरे सैलरीज वाले जो टैक्स देते हैं और जो दूसरे टैक्सेस देते हैं। अगर वहां से 250 या 500 बिलियन अगर मिल जाए, अगर 5,000 लगाएं तो 250 बिलियन मिलेंगे, 5,000 लगाएंगे तो अगर 10,000 लगाएंगे तो 500 बिलियन मिल जाएंगे, और अगर 5,000 लगाएंगे तो 250 बिलियन मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर ये वाला स्टेप ले लेते, चलिए नहीं लिया तो अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, उसको इन्फोर्स करके दिखाएंगे, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने इन्फोर्स FY25 के बजट में किया है, 350 350 बिलियन इन्होंने कहा है कि इन्फोर्स किया है हमने, और उसको IMF को हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो हम इस दफ़ा भी इन्फोर्स करेंगे क्योंकि हमारे पास वो सारा डेटा है इनके पास। अब आई डोंट नो वो डेटा के थ्रू वो कर सकेंगे जी। कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप पीआईए की बात करेंगे और डिस्कोर्स की बात करेंगे, तो पीआईए को तो इन्होंने अभी अटेम्प्ट किया था जो कि नहीं हुआ, और मुझे लगता है इंशाल्लाह कभी उम्मीद है कि अगले बजट में जब हम बात कर रहे होंगे तो पीआईए जो है वो हो चुका होगा प्राइवेटाइज, और चले आपकी पीआईए ज़बान जो में है फारूक साहब, चले मैं की शाहिद तहरीक नहीं शाहिद होगा। साहब की, क्योंकि मेरे बड़े मुतबर आदमी हैं और क्योंकि असर रसूख वाले हैं, हो सकता है आरिफ हबीब ही ले ले पीआईए, कोई मुश्किल नहीं है इनके लिए, लेकिन ऐसी लाइटर वे में कह रहा आप दुआ करें। हूँ मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ। लेकिन फारूक साहब ये जो आपने इसको कहा था स्लाइटली न्यूट्रल, मुझे तो सिर्फ ये कि जो पुअर पाकिस्तानी जो बेचारे करोड़ों इन्होंने लोग कहा हैं, था स्लाइडली पॉजिटिव, न्यूट्रल टू सब्सिडी स्लाइडली पॉजिटिव, पॉजिटिव। आपने पॉजिटिव कहा, तो मुझे ये बता दीजिए कि आप क्या 37,000 जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो सरकारी तौर पर लोगों को दी जाती है? क्या मैं खुद भी नहीं देता अपने ड्राइवर को, अपने खानसामा को, अपने उसको? क्या ये जो आप ये कहते हैं FBR हर घर पे बैठा देते हैं और फैक्ट्री में बैठा देते हैं, लेकिन वो तो वहाँ तो मालूम करें कि जो बेचारे उनकी तनख्वाहें 37,000 हैं या नहीं है? फारूक साहब। जी मुजाहिद साहब, मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। देखिए, एक कुदरत का असूल है, कुदरत का कानून है कि अगर दिल की बीमारी है और आप जिगर का इलाज करते चले जाएंगे तो कभी सेहत याबी नहीं हो सकती। हुकूमत जो है वो टैक्स 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 करती चली जा रही है, और असल बीमारी जो है वो हुकूमत के नुकसानात और अखराजात हैं। अब अगर आप सारा फोकस और इलाज जो है वो बीमारी का टैक्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, जबकि बीमारी जो है वो अखराजात की है, तो मुल्क की मईशत जो है वो कभी भी सेहतयाब नहीं हो पाएगी। शुक्रिया फारूक सलीम साहब, शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब। सॉरी टू से वक्त की कमी के सबब मुझे आप दोनों मोहतरम मेहमानों को से गुफ्तगू के बीच बल्कि इजाज़त लेनी पड़ रही है। हमारा प्रोग्राम जारी है और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अबू ज़फर साहब। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। बजट 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 बेचारा गलियों मोहल्लों में लोगों की समझ में आए ना आए, दादो शुमार का बोझ, अखबारात, लेकिन हाँ हमारी ताजिर बरादरी इसको समझती भी है, उस पर रद्दमल का इज़हार भी करती है। पाकिस्तान के बहुत बड़े जो चैम्बर्स हैं पंजाब के, उनमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे बड़े मोहतरम दोस्त अहबाब वहाँ पर
हैं अबू ज़र साहब से उस तरह शनासाई तो है, लेकिन बेतकल्लुफ़ी की हद तक नहीं, इसलिए सवाल में भी ख्याल रखूँगा। शुक्रिया अबू ज़र साहब, आपने निकाला। तो मैं ऐसे ही कह रहा था कि आप लोगों ने कराची चैम्बर वालों ने या लाहौर चैम्बर, ये सब लोग मिलकर अगर इस्लामाबाद में जमा होते और सब मिलकर उस पर रद्दमल का इजहार करते, जिस तरह वहाँ तो लोग जमा हो गए थे। अब आप लोगों की जो मुख्तलिफ टेलीविजनों पे जो आपका रद्दमल आ रहा है, कोई इसको पॉजिटिव कह रहा है, कोई बेहतर कह रहा है, कोई बिल्कुल ख़राब कह रहा है, लेकिन कोई कलेक्टिव जो, ये तो खैर फेडरेशन का काम था कि वो जमा कर लेती, तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू तो सामने आता ना हमारे सामने, जिस तरह हुकूमत का आया है। अबू ज़र साहब, बहुत शुक्रिया जी। देखें हमें 6 माह पहले R&D हमारी डिपार्टमेंट एक है जिसमें 40 रिसर्चर बैठे हुए हैं। हमने एक 2 माह पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को और वज़ीर ख़जाना साहब को और कैसर शेख साहब को और हारून अख्तर साहब को हमने बाई हैंड अपनी प्रपोज़ल दी थी कि जनाब ये हमारी प्रपोज़ल्स हैं, इसके मुताबिक बजट बनाया जाए। देखें, लाहौर चैम्बर एक वाहद चैम्बर है कि जहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं और इसी सीट पे वो माशाल्लाह टाइम गुजार के गए हैं, पहली बात। नंबर 2 है कि लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का वाहद चैम्बर है जो 101 साल पुराना है और मैं 101 प्रेसिडेंट हूँ, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का चैम्बर है। ठीक है जी। और लाहौर चैम्बर हमेशा बात वो आपको बताएगा, समझाएगा कि जिससे आपको बात समझ आ जाए। मेरा पहला बात ये है, बजट अपनी जगह पे था। IPPs जो 2111 अरब रुपया सालाना आप दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस में, जिसका अभी तक आप 24,000 अरब रुपया दे चुके हैं, और अंडर इनवॉइसिंग और अफवान ट्रेड के ऊपर आप 13 सालों में 25,000 अरब का नुकसान कर चुके हैं। उसके ऊपर बजट में कोई बात और जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि ये एक दीमक की तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को खा गए हैं दोनों। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया, 45 महकमे और कंपनियां जम करने लगे। वो क्यों करने लगे कि लाहौर चैम्बर पहले दिन से कह रहा है और आज भी मैं कह रहा हूं और हर जगह मैंने ये कहा है कि पास्को का नुकसान 900 अरब रुपया हुआ है, सुई गैस का 500 अरब हुआ है, PIA का नुकसान 830 अरब रुपया हुआ है, पाकिस्तान स्टील मिल 10 साल से बंद है, 600 अरब रुपया नुकसान हुआ है, पोस्ट ऑफिस 50 अरब रुपया का नुकसान कर बैठी है, खाद में सब्सिडी 150 अरब रुपया का नुकसान हो चुका है, यूटिलिटी पे 50 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। ये अरबों रुपए, ये तकरीबन देखें आप जुल्म कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी 77 साल से आज तक कोई डिपार्टमेंट सही तरीके से नहीं चला सकी। और मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि हुकूमत अगर इलेक्शन लड़ के आती है, अवाम का वोट लेके आती है, तो हम बिजनेस कम्युनिटी का वोट लेके आते हैं और हम भी इलेक्टेड हैं, हम सिलेक्टेड नहीं हैं। हम लोग आपको सही आईना दिखाते हैं कि ये मामला गलत है, ये मामला सही है। आप देखें, एक दफा आपने 35 अरब डॉलर की मशीनरी टेक्सटाइल को आपने मिट्टी बना दिया। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आपने गलत निकाला कि आपने धागे के ऊपर 18% सेल टैक्स की छूट दे दी थी, तो पूरी टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया। कम अज कम अगर आप मुशावरत कर लें कोई नोटिफिकेशन निकालने से पहले, तो मामूली सी बात है। आपकी मुशावरत ना करने की वजह से नहीं, तो आपसे क्यों नहीं करते? मलिक साहब ने कहा, अबू ज़र साहब आपका तो चंद कदम पर मॉडल टाउन है, फिर आप कह रहे हैं आपके सरपरस्त आले ही बुला लेते प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। आप लोग तो कहते हैं उसी का लिहाज पा सकते वो लोग। और आपने दुरुस्त कहा, मैं इंडिया भी जा चुका हूँ तारिक सईद साहब के साथ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 100 साल पुराना आपका लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम प्रेसिडेंट्स की मैंने वो तख्तियाँ भी देखी, तस्वीरें भी देखी। तो यकीनन आप ये कह रहे हैं, तो ये तो और अफसोसनाक बात है कि ये लोग जब उस इस्लामाबाद की कुर्सी पर क्यों बदल जाते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए। इनका ये आलम है कि अवैस लगारी और अली परवेज मलिक एक ही फ्लोर पे बैठते हैं, सिर्फ 10 फुट दूर हैं। 400 अरब रुपए का टीका लगवा दिया अवैस लगारी साहब ने कि LNG और पेट्रोल इंपोर्ट कर लिया, जबकि आपका उसकी वजह से अटक रिफाइनरी बंद हो गई है। आप तो, हमारी तो बड़ी दूर की बात है, हम तो लाहौर बैठे हैं
और चैम्बर के बंदे हैं, वो तो मिनिस्टर हो गए, एक दूसरे एक टेबल पे नहीं आए हुए। जुल्म तो ये खुदा का है कि 400 अरब रुपए का टीका लग गया पाकिस्तान के पास, आपकी अटक रिफाइनरी पहली दफा बंद हो गई। आप लोग देखें, आलू वालिया 22 साल से इंडिया का प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है। मजाल है जो प्लानिंग कमीशन के बगैर कोई बात होती हो। हम बीइंग एज ए पाकिस्तानी, हम देखें जब जंग हुई तो हम एक हो गए, और भाई जब मुआशी जंग है इस वक्त, तो इस वक्त हमें नफरतें दूर करके एक दूसरे की बात को मानना चाहिए। देखें मैं हरफे आखिर नहीं हूं, मेरे से समझदार लोग दुनिया से आए और दुनिया में चले गए, और वो आज कब्रिस्तानों में हमसे अक्लमंद लोग आराम फरमा रहे हैं। मगर ये मैं हरफे आखिर की बात नहीं करता, मगर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। 24,000 अरब रुपया आपने कैपेसिटी चार्जेस में दे दी अभी तक, आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया कौम का, और अब आप पूछ रहे हैं जी अब हमने 300 अरब कम कर दिया। और भाई क्या 300 अरब पीनट्स दे दिया आपने हमें, आटे में नमक के बराबर आपने छुड़वा भी लिया, तो क्या छुड़वाया। सबसे बड़ी बात है 40 साल से इन दोनों पार्टियों की हुकूमत चल रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने इतने बड़े ब्लंडर मार रहे हैं उस पर कुछ नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी जो लानत है, जो 50,000 ड्यूल नेशनल को आपने इंपॉर्टेंट सीटों पे बैठा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया है। वो आते हैं यहाँ पे इम्पोज करके चले जाते हैं बजट, और इधर आते हैं और अपनी बेनिफिट्स उठाते हैं और चले जाते हैं। अबूदर साहब बहुत ही माजरत के साथ, क्योंकि आप तक मैं पहुँच सका, इंशाल्लाह बहुत तफसील से अगला हफ्ता जब आएगा तो आपसे गुफ्तगू इस पर की जाएगी। आपने देखा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, जिसका कहते हैं कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सदर रहे हैं और 100 साल पुराना चैम्बर है, उन्होंने जो अदाद शुमार का आप बताएं क्या क्या नहीं बता दिया उन्होंने कि 2400 अरब कहाँ और 800 अरब कहाँ। मेरे ख्याल में ये क्या हमारे मोहतरम लाहौरी से ताल्लुक़ है, औरंगज़ेब साहब के पेश नज़र ये सब अदाद शुमार नहीं होंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। गुफ्तगू बजट 2025-26 पर हो रही है। मादत के साथ मलिक साहब अपने ज़रा शहर कराची से शुरू करना पड़ रहा है, आया तो इस्लामाबाद हूँ। तो खलील साहब ओवरऑल कराची वाले ये दावा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं अब वो वाली बात नहीं रही कि हम पता नहीं 60% रेवेन्यू देते हैं, हमारा सबसे बड़ा तजारती हब है, ट्रेड का, इंडस्ट्री का, जो माजी की बातें करते थे। लेकिन कराची समेत क्या मजमूई तौर पर आप हमें बताएंगे कि ये ताजिर दोस्त था, ताजिर दुश्मन था, या बैलेंस था, कैसा था खलील साहब? मेरा ये सवाल है हुकूमत से, उन्होंने इन तमाम चीज़ों के लिए, ताजिरों के लिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के लिए इस बजट में क्या मराद दी है। लेकिन जब आप देखते हैं हुकूमत कहती है जी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए। अब फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब आप अपने लोकल इन्वेस्टर के लिए कोई चीज़ नहीं दे रहे? तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ये ताजिरों का असल मसला समझने से कासिर रही है, और उनको ये बात समझ में ही नहीं आई कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे नहीं, अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, आपका मसला हल नहीं होगा। आप खाली फॉरेन रेमिटेंस पे आप कब तक करेंगे भरोसा? तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये बड़ा ही मुश्किल बजट है, और गवर्नमेंट ने मुश्किलात इसमें आप देखें कि FBR और दीगर इदारों को कितनी सारी अथॉरिटीज़ दे दी हैं, जिसकी वजह से ताजिर जो पहले ही परेशान थे, पहले ही मसाइल थे, उससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आपकी ये बात कि ये हरगिज़ भी ताजिर दोस्त बजट नहीं कहलाएगा। ये मेरा इसमें व्यू है। मलिक साहब आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जनाब सबसे बड़ा तो गड़बड़ ये हुई है कि 18वीं तरमीम में हमने जो सूबों को लिए मुख्तस कर दिया, यानी निस्फ आपका कर्ज़ों में चला गया। पता नहीं चारों सूबों में PSD जिसे कहते हैं डेवलपमेंट उस हवाले से चारों सूबों में तकसीम कर देते हैं, वफाक के पास कुछ बचता नहीं है। और ये सूबे क्या करते हैं,
अभी वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 45% लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे की लकीर में रह रहे हैं। सिंध में 1.5 करोड़ बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, यही सूरत हाल। और हमने फिर सेहत तालीम में अगर बजट रखे भी उसका भी नहीं होता। ये मैं मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ। अप्रेंटली जो है हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो अंबार लगा दिए, महंगाई रिकॉर्ड कमी बताई है। आप भी बताइए, चावल आटा घी क्या, तो किस तरह देखते हैं मलिक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, बात ये है, बजट तो हमेशा से ही जब भी गवर्नमेंट ने दिया है, वो आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अवाम दोस्त नहीं है या हमने रिलीज नहीं किया है। तो अब ये इतना इररेलेवेंट हो गया, ये मैटर ही नहीं करता। पर मैं ये समझता हूँ, मेरी जो जाती राय है और जो मैं पिछले काफी अरसे से तमाम मीडिया चैनल पे आके बात करता था कि इस मुल्क की इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है FBR, और जिसका बरमला इजहार कल रात को फाइनेंस मिनिस्टर साहब एक मीडिया हाउस में गए बजट के ऊपर अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल ये एग्री किया, एडमिट किया कि लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर वो FBR की वजह से FBR में एंटर नहीं होना चाहते। इसको आसान उर्दू में जो मैं कहूंगा कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और सिर्फ फिगर्स की जगलिंग है। मतलब जैसे इन्होंने रियल एस्टेट में ड्रामा किया कि एक साइड जो परचेजर है उसका टैक्स कम कर दिया और जो सेलर है उसका टैक्स बढ़ा दिया। सेम IMF के सामने अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की और उसके बाद जो नई कदगन लगा दी और आपको मुझे मरहूम ने मिन्नत डाल दिया FBR के कमिश्नर के आगे कि मुजाहिद साहब, एहसन साहब, जो फाइलर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो वो पहले जाके NOC या कमिश्नर को सेटिस्फाई करें कि आपके सोर्सेज वो ठीक है तो आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे। नहीं, फिर एक और बात है मलिक साहब, ये इंतहाई सॉरी जो से आपने यानी बहुत तमाम चीज़ों को अहाता कर लिया कि ये FBR वाले जो आप कह रहे थे कि आम आदमी का, आप बताइए कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कौमी असम्बली के वाले और सेनेट लोगों ने पहले ही से अपनी खलील भाई 200% जो हैं तनख्वाहें बढ़वा ली। आज मैं देख रहा था कौमी असम्बली का बजट कोई 16 अरब, सेनेट का तकरीबन 2 अरब। फिर दिलचस्प बात यह कि गवर्नर हाउस चारों वज़ीर आला हाउस और ऐवान सदर और वज़ीर आज़म, हमें ये नहीं बताया मोटी मोटी बातें। वहाँ लोग सवाल करना चाह रहे थे कि इनकी कितनी कटौती की गई। ये जो हमारे खलील साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ तो ना महंगी भी बिजली, पानी भी बिजली, लेकिन ये भी तो है ना खलील साहब, आप जो ताजर बरादरी माशाल्लाह एक हद तक तो मरात याफ्ता हैं, लेकिन अब तक जो आप लोग हज़ारों के जो जिस तरह वकला करते हैं, हज़ारों ताजिर जो हैं पूरे मुल्क के उस साथ बैठकर आप लोगों ने चैम्बर या फेडरेशन में क्यों नहीं सुना बजट? क्यों उस वक्त आप लोगों ने रेस किया? आपके यहाँ भी तो एक ऐसा तबका है जो है ना वो सियासी मुखासमत में या खौफ के सबब जाके आवाज़ नहीं खड़े करता खलील साहब। नहीं मुजाहिद साहब, देखिए सबसे पहली बात ये है, हम ये कहते रहे, देखिए जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी, देखिए ये मुल्क तरक्की तभी करेगा, सबसे पहले हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे। अब नहीं करते, आप क्या कर देंगे उनका? वो नहीं करते, अपने अखराजात वो नहीं करते, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। नहीं जी, देखिए इसके खिलाफ, ये देखिए इसके खिलाफ तो हमें आवाज़ ही उठाएंगे ना हम। और दूसरी बात ये कि अगर नहीं करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। देखिए ये बात तरक्की का लफ्ज़ तो एक वो अलामती हो गया, आपको ही पता है कि तरक्की, मैंने कहा ना पीछे हुआ है। अभी मैंने कहा ना मलिक साहब से पूछते हुए कि वर्ल्ड बैंक कहता है 45% लोग गुर्बत से नीचे मजमूई तौर पर, यानी $1 अरब की उनकी एक डॉलर की आमदनी नहीं है उनकी। तरक्की तो छोड़िए, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। मलिक साहब, ये मैं इनसे कह रहा था, सॉरी टू से हमारे मेरी आवाज़ ज़रा बुलंद भी है कि मैं नहीं चाह रहा था कि जो ताजिर बिरादरी अगर इतनी इफेक्ट हुई थी, इनके तमाम नुमाइंदा इस्लामाबाद में बैठकर कौमी असम्बली के सामने बजट सुनकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराना चाहिए था इनको? एहसान मलिक साहब, बात ये मुजाहिद साहब, मैं थोड़ा सा सलील साहब को भी एडवांटेज दूंगा कि अभी तो बजट ले हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, अभी तो जाके इसमें पास होना है 26 को। अभी तो मैं ये समझता हूँ जो एक्चुअल बजट है वो तो अभी छुपा हुआ है, जो अनफोल्ड होगा
उसके मुहर्रिकात नजर आएंगे तो हर सेक्टर, चाहे वो ताजर बरादरी है, चाहे वो रियल एस्टेट कम्युनिटी है, चाहे वो सैलरीड क्लास है, हर एक सेक्टर अपना रिएक्शन गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हम चेयरमैन सेनेट की 21 लाख रुपए तनख्वाह बर्दाश्त कर लेंगे, हम स्पीकर की तनख्वाह बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे पैसों से ही जा रही है ना। इस्लामाबाद में जब मैं गया हूँ, वो जो अभी पार्लियामेंट में गया, जिस तरह कौमी असम्बली में हो रहा था, वहाँ पर 342 अरकान में ऐसा लग रहा था, वो तो छोड़ दिए बानी और कैदी नंबर 805 के हामी, पूरे जो है जो नून लीग पीपल्स पार्टी के 200 के करीब एमएनए इस तरह बैठे थे। यानी मुझे लग रहा था कि हिलजुल भी नज़र नहीं आ रही थी उनकी, बिल्कुल बुत बने बैठे थे। और कोई लफ्ज़ कठपुतली वगैरह इस्तेमाल नहीं करूंगा, आवाज़ तक उनकी एक नहीं सुनाई दी इन अवामी नुमाइंदों की। मलिक साहब और मैं देख रहा था सामने। इतना मैं मुजाहिद साहब इतना क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं औरंगजेब साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को क्रेडिट भी देना चाहता हूँ कि जिस जवामर्दी से उन्होंने इतने शोर में, इतनी एजिटेशन में बजट प्रेजेंट किया, उन्होंने हेडफोन भी नहीं पहने, और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह बजट की कॉपियां फेंकी जा रही थी वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो बात यह है, बहुत अच्छी बात है, आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह उनको इकोनॉमी को लेकर चलना चाहिए। नो डाउट बड़े कैनवस पे आपने चीजों में कामयाबियां ले ली, इन्फ्लेशन नीचे ले आए, डॉलर को रोक लिया आपने, इंटरेस्ट रेट नीचे ले आए, IMF प्रोग्राम में चले गए, बट जहाँ पे पब्लिक, अवाम, गरीब आदमी को रिलीफ देना है, उसके लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। खलील साहब, मलिक साहब का ख्याल था कि अभी जब इस बजट को रिव्यू किया जाएगा तो शायद आपकी तजावीज़ मान ली जाएं। तनख्वाहदार तबके से तो ये 500 अरब रुपए ले लेते हैं, जागीरदारों से उन्होंने गालिबन 2 अरब रुपए भी बड़ी मुश्किल से लिए हैं, कह दिए हम 200 अरब लेंगे। तो ताजरों से कितना वसूल करना चाहते हैं ये खलील साहब? देखिए, मैं सबसे पहले जो मलिक साहब ने बातें की है ना, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और बड़ी जामे बात की है। तो आप ये देखेंगे टैक्स जो है ना, इसको बेसिकली ब्रॉडनिंग करनी है। हमने टैक्स को, जिन शोबों में टैक्स नहीं है उसको ब्रॉड करना है। इन्होंने किया गया, इन्होंने जो लोग पहले टैक्स दे रहे थे उन्हीं के ऊपर और बर्डन डाल दिया है। सही। और बर्डन नहीं डाला, बल्कि उनको एक ऐसा FPR ने एक चीज़ दे दी कि भाई अब तो यूं करेंगे, अब हम आपकी फैक्ट्रियों में आके बैठ जाएंगे, आपकी दुकानों पे आके बैठ जाएंगे। तो देखिए, लोगों को हरासा करने की जगह आपको चाहिए कि आप उनको फैसिलिटेट करें। खलील भाई, सॉरी टू से, चलें अभी कल अभी एक आध दिन यहाँ रहूँगा, फिर कराची चैम्बर आके खुद आप लोगों का रद्द-ए-अमल मालूम करूँगा और इसके बारे में शुक्रिया एहसान मलिक साहब, शुक्रिया खलील साहब। इसी के साथ ही मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।